हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने पहला एपिसोड इतिहास का दिया था, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दिन इतिहास, एक दिन जीव विज्ञान और एक दिन करेंट समसामयिकी ऐसे लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा बैच है 67वीं बीपीएससी पीटी सुपर फास्ट कोर्स, जिसमें आज हम जीव विज्ञान को लेके चलेंगे। तो आज दोस्तों हम क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान। तो दोस्तों, जिस तरह से मेरा सुपर फास्ट कोर्स है, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा फास्ट ही लेके चलेंगे। तो आज मेरा इसमें दोस्तों प्रथम दिन होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। मेरा आज का जैसे कि मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान का, जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि मैंने आप लोगों को लिए जीव विज्ञान में दिया था कि किसमें केवल 5 चैप्टर को पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर? कोशिका, पोषण, रोग, हार्मोन, पाचन तंत्र, एंजाइम, श्वसन तंत्र और रक्त वर्गीकरण। तो दोस्तों, इन्हीं में से आपका 10 क्वेश्चन आ जाना है दोस्तों। कि जैसा मैंने बताया था कि आज मेरा जो चैप्टर होगा वो होगा कोशिका विभाजन। तो दोस्तों, पहले ये बता देता हूँ कि कोशिका बायोलॉजी में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके पिता अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज लिविनहोक ने किया था। दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ में नहीं दिया है, क्योंकि ये मेरा सुपर फास्ट कोर्स है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार बोल देता हूँ कि जीवित कोशिका की खोज लिविनहुक ने किया था। कोशिका की खोज, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज लिविनहुक ने किया था और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। और दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पीडीएफ में, देखते हैं कि कैसे क्या। तो दोस्तों, मेरा पहला चैप्टर है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन में देखते हैं दोस्तों क्या है। कोशिका विभाजन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं गुणन या अपनी ही जैसी अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो जीवों की वृद्धि, विकास एवं निरंतरता को बनाए रखती है। वही कोशिका विभाजन कहलाता है। चलिए दोस्तों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिक नामक वैज्ञानिक ने 1882 में एक सरीसृप टाइट्यूरस मुस्कुलोसा में देखा था। कोशिका विभाजन के 3 प्रकार हैं दोस्तों। तो कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। तो दोस्तों, मैंने इसका अंग्रेजी नाम भी आगे में लिख दिया है, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन, मिटोसिस। दूसरा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मिसोसिस। और सूत्री विभाजन, एमेटोसिस। तो दोस्तों, चलिए, मेरा पहला टॉपिक होगा आज समसूत्री कोशिका विभाजन। तो देखते हैं दोस्तों कि समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या कहता है। इस विभाजन में मात्र कोशिका का विभाजन होने पर 2 कोशिकाएं बनती है। इस कारण संतति कोशिकाएं डॉक्टर सेल के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। यह विभाजन कायिक या दाहिक कोशिका में होता है। देख लीजिए दोस्तों कि समसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जीव जिनमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इस विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। तो दोस्तों, पहला है अ में दिए हैं अंतरावस्था। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इस अवस्था में 3 उप अवस्थाएं पाई जाती है। तो पहला है दोस्तों वृद्धि उप अवस्था प्रथम। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसके अंतर्गत नए केंद्रक और मिला लीजिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत नए केंद्रक और कोशिका के लिए आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके लिए गुणसूत्र खुले होते हैं। इसी खुले गुणसूत्र के डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरा उप अवस्था है संश्लेषण उप अवस्था प्रथम।
इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, इसके अंतर्गत डीएनए का अनुलिपिकरण होता है, अर्थात डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, जिसके कारण प्रत्येक गुणसूत्र से 2 अर्धसूत्र बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं, देखते हैं तीसरा उपावस्थाएं क्या है। वृद्धि उपावस्था। इस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है तथा नई कोशिका के लिए आरएनए, प्रोटीन व अन्य वस्तुओं का संश्लेषण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा उपावस्था, एम उपावस्था। इसमें है, इस व्यवस्था में समसूत्री विभाजन की वास्तविक प्रक्रिया संपन्न होती है, जो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला है केंद्रक विभाजन, प्रथम चरण। इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पूर्वावस्था, प्रोफेज। केंद्रक में क्रोमैटिन जाल क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। कहाँ बदल जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल ध्रुवों पर चले आते हैं। केंद्रीय झिल्ली और केंद्रक न्यूक्लियस लुप्त हो जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं मध्य अवस्था। इसमें देखते हैं क्या होता है। मध्य अवस्था में दोस्तों गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। मध्य अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। सेंट्रियोल जो ध्रुवों पर होते हैं उससे तुर्क तंतु का निर्माण होता है। गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके सेंट्रोमियर तुर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। और दोस्तों ग नंबर में है पंचावस्था, एनाफेज। देखते हैं दोस्तों एनाफेज में क्या सब है। प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमीटर 2 भागों में बट जाता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड अलग होकर 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तुर्क तंतु गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचता है। इस अवस्था के अंत तक कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होने लगती है। घ में है दोस्तों अंत्यावस्था, जिसको टेलोफेज कहते हैं। इसमें दोस्तों संतति गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर चले आते हैं। क्रोमैटिन जाल केंद्रीय झिल्ली एवं एक केंद्रक पुनः बन जाते हैं। इसका अगला टॉपिक दोस्तों जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम विभाजित होकर 2 सेंट्रियोल बना लेते हैं। दोनों ध्रुवों पर 2 केंद्रक बन जाते हैं। तुर्क तंतु विलुप्त हो जाती है। प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। इसका दूसरा है दोस्तों कोशिका दर विभाजन, द्वितीय चरण। मध्यरेखीय संकुचन को कोशिका दर विभाजित हो जाता है। देखिए दोस्तों मध्यरेखीय संकुचन से कोशिका दर विभाजित हो जाता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मध्य रेखीय संकुचन से कोशिका दर विभाजित हो जाता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से 2 विकसित कोशिकाएं बन जाती है। यह क्रिया पौधे एवं जंतुओं में अलग अलग विधियों द्वारा संपन्न होती है। आशा है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पौधे तथा जंतु कोशिका के विभाजन में अंतर क्या क्या होता है। एक तरफ है दोस्तों पौधे की कोशिका, एक तरफ है जंतु कोशिका। तो दोस्तों देखते हैं पौधे की कोशिका। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होने के कारण तुर्क तंतु कोशिका दर से उत्पन्न हो जाता है। यह पौधे की कोशिका है। अब देखते हैं दोस्तों जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में है तुर्क तंतु सेंट्रोसोम से बने सेंट्रियोल से उत्पन्न होते हैं। अब फिर दोस्तों आते हैं पौधे की कोशिका। कोशिका दर्भ विभाजन में कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। यह कोशिका पट्टी मात्र कोशिका की भित्ति से जुड़कर कोशिका की 2 कोशिकाओं में विभाजित कर देती है। अब चलते हैं दोस्तों जंतु कोशिका में। कोशिका दर्भ विभाजन कोशिका दर्भ संकीर्णन कंस्ट्रिक्शन के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ देखिए कोशिका दर्भ विभाजन कोशिका दर्भ संकीर्णन कंट्रैक्शन के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे।
अगला दोस्तों मेरा टॉपिक है समसूत्री विभाजन का महत्व। क्या है दोस्तों? तो समसूत्री विभाजन का महत्व देखते हैं। 1 नंबर, यह कायिक कोशिका में होता है जिसके कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। संतति कोशिका डॉटर सेल मात्र कोशिका के समान होती है। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि इसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इस विभाजन द्वारा शरीर की मरम्मत होती है एवं घाव भरते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या जानेंगे दोस्तों? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसके बारे में जानते हैं। इस विभाजन में एकमात्र कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाएं बनाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। इसलिए इसे अर्धसूत्री या न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगला टॉपिक। इसकी खोज 1887 में सर्वप्रथम बीजमैन ने की, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक। यह विभाजन जनन कोशिकाओं रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जिससे जंतु में शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु में ओवम तथा पौधे में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, मेल फीमेल। चलिए दोस्तों जानते हैं अब इसका चरण क्या है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री का जो विभाजन होता है दोस्तों वो होता है 2 चरणों में। एक है पूर्वावस्था। अब जानते हैं पूर्वावस्था में क्या सब होता है। तनुपट अवस्था। तो दोस्तों तनुपट अवस्था क्या है? केंद्रक का आकार बढ़ जाता है तथा क्रोमैटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्रों में बदल जाता है, वह तनुपट अवस्था कहलाता है। अब युग्मपट अवस्था, अब जानेंगे युगपट अवस्था। इससे समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। इस क्रिया को अंतगर्थन एस्पाइनेप्सिस कहते हैं। इसके बाद बने गुणसूत्र युग्मित गुणसूत्र डाइवेल्ट्स कहे जाते हैं। अब दोस्तों फिर है अगला स्थूलपट अवस्था। इसमें समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड स्पष्ट हो जाते हैं और एक ही जगह पर 4 अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, जिसे चतुर्संयोजन दशा कहते हैं। अगला होता है द्विपट अवस्था, किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको जानते हैं। समजात गुणसूत्रों में विकर्षण पैदा होने लगता है। गुणसूत्र अलग अलग होकर भी कीएज्मा नामक बिंदु से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इससे जीवों में विभिन्नता आती है। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र दोनों सिरों की ओर चले जाते हैं, जिसे टर्मिनाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र दोनों सिरों की ओर चले जाते हैं, जिसे टर्मिनाइजेशन कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब अगला है पारगति कर्म अवस्था। केंद्रिका और केंद्रक कला समाप्त हो जाती है, तुर्क तंतु बचना प्रारंभ हो जाते हैं। मध्यावस्था, तुर्क उपकरण पूरी तरह से बन जाता है तथा गुणसूत्र तुर्क की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं एवं केंद्रिका एवं केंद्रीय भित्ति समाप्त हो जाती है। वह क्या कहलाता है? मध्यावस्था कहलाता है। अब दोस्तों पश्चावस्था। समजात गुणसूत्रों के दोनों गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। मात्रिक एवं पैतृक सेंट्रोमियर पृथक हो जाते हैं। केंद्रक के आधे आधे गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, वो पश्चावस्था प्रथम कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला है अंत्यावस्था प्रथम। ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली पुनः बन जाती है। क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका झिल्ली भी बन जाती है। आगे दोस्तों अंत्यावस्था प्रथम के बाद कोशिका द्रव का भी विभाजन होता है तथा 2 कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार मियोसिस फर्स्ट के पश्चात एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। चलिए तो आप देखते हैं दोस्तों द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन या
मिसोसिस द्वितीय सेकेंड, यह बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होती है। इसमें भी 4 अवस्थाएं पाए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों 4 अवस्थाएं क्या क्या होती है। पूर्वावस्था सेकेंड, देखते हैं दोस्तों पूर्वावस्था सेकेंड में क्या होता है। इसमें क्रोमोटीन जाल संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है। गुणसूत्र मोटे व घने हो जाते हैं। इस अवस्था को द्वियक डायड कहते हैं क्योंकि इसमें 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। दूसरा अवस्था होता है दोस्तों मध्यावस्था सेकेंड। इसमें दोस्तों है इसका केंद्रिका एवं केंद्रीय झिल्ली विलुप्त हो जाती है। द्वितीय गुणसूत्र तुर्क मध्य रेखा पर स्थित होता है। तीसरा है दोस्तों पश्चावस्था सेकेंड। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं। एक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र अलग होकर 2 गुणसूत्र बना लेते हैं और नए गुणसूत्र तुर्क जंतुओं की सहायता से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। चौथा है दोस्तों अंत्यावस्था द्वितीय सेकेंड। ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है। केंद्रिका पुनः बन जाती है। इस प्रकार एक अगुणित केंद्रक से 2 अगुणित केंद्र कुल 4 बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका 2n से 4 अगुणित कोशिका n बनती है। उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो द्विगुणित कोशिका होती है, जबकि जनन कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन से, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त होती है उसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो अगुणित कोशिका होती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अब क्या जानेंगे दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व जानते हैं दोस्तों। इसका क्या महत्व होता है। इस विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। दूसरा दोस्तों, इस विभाजन के द्वारा जीवों में नए गुण पैदा होने की संभावना होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही दोस्तों यह विभाजन तंतु और पादप में जनन कोशिका बनाता है और यह विभाजन जैव विकास में सहायता करता है। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों क्या करता है, यह विभाजन जैव विकास में भी सहायता करता है। अब देखते हैं दोस्तों असूत्री विभाजन। अब जानते हैं असूत्री विभाजन के बारे में। तो अभी तक दोस्तों पढ़ रहे थे अर्धसूत्री, अब जानेंगे असूत्री विभाजन। यह विभाजन कम विकसित एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे प्रोटोजुआ, कवक, शैवाल। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव, अंत में 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जानते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका में अंतर। तो एक तरफ दोस्तों है समसूत्री, एक तरफ है अर्धसूत्री। तो देखते हैं दोस्तों समसूत्री में क्या होता है, यह दाही कोशिकाओं में होता है। दोस्तों समसूत्री में क्या होता है, यह दाही कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री में केवल जनन कोशिकाओं में होता है। फिर चलेंगे दोस्तों समसूत्री में गुणसूत्रीय संख्या वही द्विगुणित रहती है, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री में गुणसूत्रीय संख्या आधी अगुणित रहती है, अतः इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री में 2 संतति कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री 4 संतति कोशिकाएं बनती है। समसूत्री एक कोशिका विभाजन में 4 अवस्थाएं सम्मिलित है। अर्धसूत्री कोशिका में इसमें 2 उप विभाजन है, फर्स्ट और द्वितीय। प्रत्येक में 4 अवस्थाएं होती है। प्रोफेज फर्स्ट आगे 5 अवस्थाओं में विभाजित होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने पीछे इसका अभी कराए हैं। कोई क्रॉसिंग जीन विनिमय नहीं होता है। अर्धसूत्री में गुणसूत्रीय पदार्थों का जीन विनिमय द्वारा आदान प्रदान होता है। समसूत्री में आनुवांशिक पदार्थ स्थिर रहता है। अर्धसूत्री में आनुवांशिक पदार्थ परिवर्तनशील होता है। चलिए दोस्तों उसके बाद मेरा अगला टॉपिक होगा प्राणी और पादप कोशिका में अंतर। तो जानते हैं दोस्तों प्राणी कोशिका और पादप कोशिका। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि प्राणी कोशिका में है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है।
प्राणी कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है, जबकि पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक मोटी भित्ति से घिरी होती है। प्राणी कोशिका क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं होते हैं, जबकि पादप कोशिका क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड बहुत समान होते हैं। प्राणी कोशिका प्रमुख व बहुत जटिल गोल्गी काय केंद्रक के पास होती है, जबकि पादप कोशिका में गोल्गी उपकरण कई छोटी इकाइयों से निर्मित होता है, इसे डिप्टियोसोम भी कहते हैं। उसके बाद प्राणी कोशिका में सेंट्रोसोम एवं तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रोसोम एवं तारक केंद्र सेंट्रोलेस होते हैं, जबकि पादप कोशिका में इनके स्थान पर दो छोटे साफ क्षेत्र होते हैं जिन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। प्राणी कोशिका यह आकार में छोटी व अनियमित होती है, पादप कोशिका यह आकार में बड़ी एवं निश्चित होती है। इसको याद रखेंगे दोस्तों कि प्राणी कोशिका आकार में छोटी और अनियमित होती है, जबकि पादप कोशिका आकार में बड़ी व निश्चित होता है। तो दोस्तों जैसा कि देखा कि आज मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि मेरा फर्स्ट टॉपिक था कोशिका, जहां से 1 से 3 क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति रहती है। तो दोस्त जैसा कि मैंने आपको बताया, और दोस्तों मैं बता दूं एक बार फिर से कि बायोलॉजी में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके पिता अरस्तु हैं, यानी कि बायोलॉजी के पिता अरस्तु है। और दोस्तों जीव जगत में जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसके पिता लिनियस थे। कोशिका की खोज ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया और जीवित कोशिका की खोज लिविन हुक ने किया था, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज हम बायोलॉजी को समाप्त करते हैं, और दोस्तों कल मिलते हैं समसामयिकी करंट के साथ, और उसके अगले नेक्स्ट टाइम फिर इतिहास के सेकेंड एपिसोड के साथ मिलते हैं। अगर दोस्तों राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।